1912 में टाइटैनिक के डूबने से थोड़ी देर पहले टाइटैनिक के हमले ने कुछ सिग्नल्स भेजे थे, जिसमें उन्होंने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी। जो सिग्नल्स उन्होंने भेजे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुए, क्योंकि उस वक्त उनके सबसे करीबी शिप RMS कारपेथिया थी, जो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और तमाम बचने वाले लोगों को इसी शिप में रेस्क्यू किया गया था। अब ऐसा लग रहा था कि जिस तरह आसानी से लाइफ बोट्स को ढूंढ लिया गया था, टाइटैनिक के मलबे को भी आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। क्योंकि जब टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने का काम शुरू किया गया तो ये एक अलग ही पजल बनकर सामने आया। तो चलें आज जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होने के बावजूद भी एक्सप्लोरर्स को टाइटैनिक के रैक को ढूंढने में पूरे 73 इयर्स लग गए। और इसको ढूंढने में एक्सप्लोरर्स को कौन सा ऐसा चैलेंज का सामना करना पड़ा जिसको बाद में चैलेंज ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। आए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। आप सब पर सलामती हो। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद उसको ढूंढना एक आसान सा काम समझा जा रहा था, और उस वक्त टाइटैनिक को ढूंढने से ज्यादा उनका फोकस इस बात पर था कि टाइटैनिक के रैक को समंदर के 2 किलोमीटर नीचे से बाहर कैसे निकाला जाए। क्योंकि 1912 में ना तो इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही कोई इंसान इतनी गहराई में समंदर के नीचे जा सकता था। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से टाइटैनिक को पेंडिंग में छोड़ दिया गया, और तकरीबन 40 साल के बाद जब दुनिया में सोनार्स और सबमरीन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए तो तब एक शख्स जिसका नाम ब्रिस्टन था, उसने 1953 में इरादा किया कि वो टाइटैनिक को ढूंढकर समंदर से बाहर निकालेगा। ये काम बज़ाहिर सुनने में तो आसान लग रहा था, मगर ये अनकरीब एक इम्पॉसिबल टास्क होने वाला था। ये बात किसी ने भी नहीं सोची थी। ये वो लोकेशन थी जो 1912 में टाइटैनिक ने सिग्नल्स भेजकर बताई थी। अब क्योंकि पानी का प्रेशर समंदर में बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से पॉसिबिलिटी थी कि टाइटैनिक का रैक कहीं दूर जाकर गिरा हो। ब्रिस्टन ने टाइटैनिक की एग्जैक्ट लोकेशन के 2 किलोमीटर के रेडियस में टाइटैनिक रैक को ढूंढने का फैसला किया। उनका प्लान बहुत ही सिंपल था। उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचकर एक डायनामाइट समंदर में डालना था, जिसके एक्सप्लोसिव की वजह से एक इको पैदा होगा और इस तरह मालूम किया जाएगा समंदर के ग्राउंड पर क्या कुछ मौजूद है। अब उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अब इसी कोशिश में उसे कई साल गुजर गए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। आखिरकार 20 साल बाद 1977 में एक मरीन जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बोलार्ड टाइटैनिक को ढूंढने के लिए निकला। उसने एक बहुत बड़े पाइप को ओशियन के अंदर डाला और उस पाइप के साथ कुछ स्ट्रिंग्स लगा दी जिन पर कुछ कैमरास और सोनार्स लगे हुए थे। अब उसको पूरी उम्मीद थी कि वो टाइटैनिक को कैमरास की मदद से ढूंढ लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पानी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो पाइप टूट गया और टाइटैनिक को ढूंढने का ख्वाब फिर से एक ख्वाब ही रह गया। अब मजीद साल गुजरते गए और टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा होता गया, लेकिन लाखों डॉलर्स खर्चने के बाद भी टाइटैनिक को ढूंढना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। अब जियोलॉजिस्ट ने कुछ थियोरेटिकल कैलकुलेशंस करना शुरू की ताकि टाइटैनिक का पता लगाया जा सके। ये वो एरिया था जहां से टाइटैनिक के क्रू ने अपनी लोकेशन भेजी थी, और अब तक तमाम एक्सप्लोरर्स टाइटैनिक को इसी सर्कल में ही ढूंढ रहे थे। लेकिन जब जियोलॉजिस्ट ने गौर किया तो मालूम पड़ा कि टाइटैनिक कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा था और लाइफ बोट्स भी टाइटैनिक की दी गई लोकेशन से काफी दूर मिली थी। तो अब फैसला किया गया कि इस पूरे एरिया पर सोनार स्कैनिंग की जाएगी। अब उन्होंने दोबारा से अच्छी तरह स्कैनिंग करना शुरू कर दी और इस एरिया के अंदर जो भी मेटल की चीज उनको मिली उन्होंने उसको मार्क कर लिया। आपको बताते चलें कि ये काम एक प्राइवेट कंपनी कर रही थी और टाइटैनिक को ढूंढने के लिए रॉबर्ट को कंपनी की तरफ से सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया था। अब वो मार्किंग कर ही रहे थे कि वहां पर एक और मुश्किल ने सर उठाया, और वो मुश्किल थी मौसम। अब वहाँ का मौसम आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जा रहा था और उनको मार्किंग में और ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो डिटरमाइंड थे कि वो टाइटैनिक को ढूंढ लेंगे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल मार्किंग करते गए। अब उन्होंने इस पूरे एरिया में 14 स्पॉट्स को मार्क कर लिया और जियोलॉजिस्ट भी बहुत ज्यादा पुरुमीद थे कि इन स्पॉट्स में से कोई एक टाइटैनिक जरूर है। अब फाइनली उन्होंने इन तमाम स्पॉट्स को एग्जामिन करना शुरू किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उनकी उम्मीद टूटती हुई नजर आई, क्योंकि उन स्पॉट्स पर कुछ नेचुरल फीचर्स के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था।
अब इस तमाम प्रोसेस में उन्हें पूरे 7 दिन गुजर गए और अब उनकी उम्मीद भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। लेकिन सिर्फ एक आखिरी स्पॉट ही बचा था, तो उन्होंने एक आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और एक डिजिटल फिल्म कैमरे को पानी के अंदर भेजा। अब कैमरा नीचे गया और मुकम्मल तौर पर एग्जामिन करने के बाद ऊपर आ गया और सब लोग इंतजार में थे कि इस कैमरे में क्या फुटेज होगी। फाइनली जब कैमरे की वीडियो निकाली गई तो उन्हें कुछ इस तरह की वीडियो देखने को मिली। इसमें देखने पर एक प्रोपेलर नजर आता है। ये देखते ही उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। वो बहुत खुश हुए कि अब वो टाइटैनिक को ढूंढ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। उनको सिर्फ टाइटैनिक एक छोटा सा टुकड़ा ही मिला था, लेकिन पूरी टाइटैनिक को ढूंढना अभी बाकी था और उनके पास टाइम भी नहीं था और इसी वजह से इनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन इससे इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि वो टाइटैनिक के बहुत ज्यादा करीब है। अब कुछ ही मंथ्स के बाद 1985 में जियोलॉजिस्ट एक न्यू कैमरा मशीन एर्गो के साथ समंदर में उतरे। ये कैमरा मशीन समंदर के अंदर लाइव वीडियो दिखाती थी, जो इससे पहले कोई कैमरा नहीं करता था। अब इस न्यू कैमरा मशीन के साथ सर्चिंग शुरू की गई और टीम ने उस 10 किलोमीटर के एरिया की लाइव सर्चिंग शुरू कर दी। इस काम में उनको कई दिन गुजर गए और उनको रात को भी लाइव फुटेज देखने के लिए अटेंटिव बैठना पड़ता था। एक रात वो लाइव फुटेज देख ही रहे थे कि उनको समंदर के सरफेस पर कुछ लोहे की चीज नजर आई। पूरे रूम में साइलेंस थी और थोड़ा सा आगे जाते ही उन्हें शिप रैक की साइड नजर आई। उन्होंने जल्दी से अपने बॉस को बुलाया और सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ गई कि फाइनली उन्होंने 73 इयर्स के बाद 1985 में टाइटैनिक को ढूंढ लिया है। उन्होंने पूरी शिप को एग्जामिन किया और आज तक वो लोकेशन महफूज है। उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।